अभी रिटायरमेंट प्लानिंग ये हर इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड का प्राइमरी गोल होता है। हर किसी के लाइफ में रिटायरमेंट आने वाली है, तो हर किसी का ये प्राइमरी गोल होता है। अब इस प्राइमरी गोल को आपको कंप्लीट करने के लिए जो है देखना पड़ेगा कि आपको कितनी सेविंग की ज़रूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये रिटायरमेंट गोल आपका जो है अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कोई भी रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, अगर आज वो 25 ईयर्स का है, यहाँ से मान लीजिए 25 ईयर्स के बाद या 30 ईयर्स के बाद अगर वो रिटायर्ड होने का सोच रहा है, तो आज की जो प्राइजेस है, जो भी डेली इसेंशियल में यूज़ होने वाले गुड्स की प्राइजेस है, वो ऑब्वियसली आफ्टर 30 ईयर्स ज़्यादा ही रहेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब भी आप आपका रिटायरमेंट प्लान करते हो तो फर्स्ट आपका इन्फ्लेशन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? अगर कोई आपके पास 1000 रुपये है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किए, आपने आपके मतलब घर पे रखे हुए हैं 1000 रुपये, ये हो गया फर्स्ट ईयर पे, और आपको कुछ सामान लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर बाय करनी है, 100 के पर केजी है, ठीक है, 100 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पे आपको 10 केजी शुगर मिल जाएगी। वही सेकेंड ईयर में ये 1000 आपने घर पे ही रखे, यूज़ नहीं किए, अभी इसका प्राइस बढ़ के 125 हो गया, ठीक है। कितना आएगी अभी? 8 केजी। अभी इसके बाद ये 1000 रुपीज़ घर पे ही पड़े हुए हैं, 150 रुपीज़ हो गया, यहाँ पे 6 केजी। देन 200, और यहाँ पे होता है आपका कितना? 5 केजी। कितने सालों में? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मतलब जहाँ आप 10 केजी बाय कर सकते थे, वहाँ पे आज आप 5 केजी जो है बाय कर पाओगे। आपने यहाँ पे क्या किया? आपने आपके पास पैसा रखा, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, ये पैसा ग्रो नहीं हुआ। 1000 रुपये का 1000 रुपये ही रहा, लेकिन 1000 रुपये में जो 10 किलो शुगर मिलती थी, आज वही 1000 रुपये में आपको 5 किलो शुगर मिलती है। अगर आपको 10 किलो और चाहिए तो आपको 1000 रुपये और चाहिए, अगर 10 किलो आपको बाय करना है तो। अभी यहाँ पे 1000 रुपये अगर आपको अर्न करने हैं तो ये आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने चाहिए थे जहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट होता, और रिटर्न जनरेट इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए होता कि ऐसे रिस्क भी होती वहाँ पे, लेकिन रिटर्न भी आपको जनरेट करके मिल जाता। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जब आप रिटायरमेंट प्लान करते हो। तो आपको जो रिटायरमेंट के बाद के एक्सपेंसेस है वो ध्यान में रखते हुए आपको आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट के बाद के एक्सपेंसेस जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उसके बाद ट्रैवल, मेडिकल एक्सपेंसेस, इतने एक्सपेंसेस आएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है इन्वेस्ट करते जाना है, सेविंग करते जाना है, प्लस साथ में कंपाउंडिंग बेनिफिट भी मिले, वहाँ पे पैसा ग्रो भी हो, वो भी देखना है। आपका जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो आपका प्राइमरी गोल रहता है कि आपकी जो रिटायरमेंट की बाद की एक्सपेंसेस है और आपको जो इनकम आना, पोस्ट रिटायरमेंट आपको एक इनकम आना चालू हो जाए, वो आपका प्राइमरी गोल रहता है। लेकिन जैसे ही प्री रिटायरमेंट स्टेज आती है, मतलब जो लड़का आज 25 ईयर्स का था, आफ्टर 25 ईयर्स 30 ईयर्स मान लो उसकी रिटायरमेंट आने वाली है, वो प्री रिटायरमेंट स्टेज पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना। अब रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो मतलब क्या? आपका पहला फोकस था एक्सपेंसेस कवर हो आपके पोस्ट रिटायरमेंट,
एंड आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाए आपके रिटायरमेंट के बाद। लेकिन वो फोकस शिफ्ट हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट एंड पेंशन बेनिफिट पे। प्लस अगर कहीं पे शॉर्टफॉल आता है तो उसको कैसे मीट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, मतलब अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी या ऐसे, उसके लिए भी फ़ंड रखना है आपको। तो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहता है वो आपका प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग इस तरीके से करता है कि आपको पोस्ट रिटायरमेंट एक रेगुलर बेसिस पे इनकम आना स्टार्ट हो। प्लस आपका जो फ़ंड है वो मैक्सिमम लिक्विडिटी भी ऑप्शन वहाँ पे रहना चाहिए कि जब चाहे तब आपका फ़ंड आप यूज़ कर रहे हो। एंड वहाँ पे टैक्स जो इम्प्लीकेशन है वो भी देख के फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो सजेस्ट करता है। एंड उसी तरीके से आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो डिज़ाइन करता है एंड एग्जीक्यूट करके देता है। सो फाइनेंशियल एडवाइज़र का यही यहाँ पे काम है। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद फाइनल आता है इस्टेट प्लानिंग। इस्टेट प्लानिंग एक जनरेशनल जो ट्रांसफ़र होता है वेल्थ का, उसको इस्टेट प्लानिंग आप कह सकते हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ग्रैंडफ़ादर है, वो अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र करेंगे उनके सन को, ठीक है। अभी सन के पास ग्रैंडफ़ादर की जितनी भी वेल्थ थी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, इनके पास, सन के पास उनकी फादर की जो वेल्थ है वो है, प्लस खुद की जो उन्होंने जमाई है वो भी है। अभी इनका सन ट्रांसफ़र कर देगा खुद के सन के पास। अभी यहाँ पे ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अगर वही इनको अगर 2 बच्चे हैं, मान लो डॉटर भी है और सन भी है, तो यहाँ पे आगे जाके झगड़े ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे जो है लीगल एस्पेक्ट आ जाता है। लीगल एस्पेक्ट यूज़ करके स्टेट प्लानिंग की जाती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर प्रोसेस रहती है उसकी। वहाँ पे जो है टैक्स इम्प्लीकेशन देख के भी जो है स्टेट प्लानिंग की जाती है। जिसको भी आप आपकी वेल्थ है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो फिर कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लीगल हायर हो सकते हैं, या फिर कोई चैरिटी हो सकती है। तो उनको ट्रांसफ़र करने की लीगल प्रोसेस को स्टेट प्लानिंग बोलते हैं। वहाँ पे टैक्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टैक्स इम्प्लीकेशन भी देखने पड़ेंगे, प्लस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए लीगल हेल्प भी लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन स्टेट प्लानिंग। तो ये है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे जो एडवाइज़र है वो अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकता है उनकी विल बनाने में, उनकी स्टेट प्लानिंग करने में। एंड वैसे ही बाकी जो प्लानिंग मैंने आपको बताई, तो वहाँ सब जगह फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, इंश्योरेंस प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या फिर एस्टेट प्लानिंग हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज।